तारीख 29 दिसंबर 1916। रात का वक्त, जगह सोवियत रूस के पेट्रोग्राद शहर में स्थित एक आलीशान महल, जिसकी बेसमेंट में चल रही है एक पार्टी। दो लोग टेबल के सामने बैठे हैं। टेबल पर गुलाबी रंग की पेस्ट्री और महंगी वाइन सजी हुई है। लेकिन पार्टी में सिर्फ दो ही लोग शामिल नहीं हैं, कुछ और लोग हैं जो इन दोनों को छिपकर देख रहे हैं। टेबल पर बैठा लंबी दाढ़ी और बड़े बालों वाला शख्स वाइन और पेस्ट्री खाना शुरू करता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसे मारने के लिए इस खाने में जहर मिलाया गया है। वो लगातार वाइन के ग्लास गटकता चला जाता है और सामने बैठा शख्स और महल में छिपे लोग ये देखकर हैरान थे कि उसे कुछ हो क्यों नहीं रहा। वाइन की बोतल खत्म हो चुकी है और उसे और वाइन चाहिए थी, लेकिन इस बार उसे वाइन की बोतल नहीं बल्कि बंदूक की गोली मिलती है। टेबल पर सामने बैठा शख्स उसके सीने पर गोली दाग देता है। छुपे हुए लोग बाहर आते हैं और अपने माथे का पसीना पोंछते हैं, ये सोचते हुए कि चलो आखिरकार ये आदमी मारा गया। लेकिन इतनी ही देर में वो दोबारा जग उठता है, मुंह से झाग निकल रहा है। इस हालत में भी वो गोली मारने वाले के ऊपर झपट्टा मार देता है, लेकिन इस बार गोली उसके माथे में मारी जाती है। तब जाकर लगभग एक खूंखार जानवर बन चुका ये आदमी मारा जाता है। यह कोई साधारण हत्या नहीं थी, यह हत्या सोवियत रूस को बचाने के लिए की गई थी। लेकिन विडंबना देखिए कि इस शख्स के मरने के बाद ही सोवियत रूस की नींव की ईंट हिलने लगती है। क्या यह शख्स किसी देश का राष्ट्रपति था? क्या यह रूस का सबसे ताकतवर दुश्मन था? जवाब है नहीं। यह रूस के सबसे पिछड़े गांव में से एक गांव से आने वाला अनपढ़ तांत्रिक था। ऐसा तांत्रिक जिसके सामने रूस के शासक नतमस्तक हुआ करते थे। इस शख्स का नाम था ग्रिगोरी रासपुतिन, जिसके बारे में साल 1978 में बोनी एम म्यूजिकल ग्रुप ने गाना लिखा था। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर का, और यह किस्सा है रासपुतिन का। बताएंगे कि कैसे एक अव्वल दर्जे का शराबी और अय्याश आदमी सोवियत रूस के सबसे ताकतवर लोगों में से एक बन गया। लंबे और बेतरतीब बाल और दाढ़ी वाले इस शख्स को मारने की नौबत क्यों आ गई, और कैसे रासपुतिन की एक भविष्यवाणी सोवियत साम्राज्य के अंत की वजह बन गई। लेकिन बताएंगे सच्चाई रासपुतिन के बारे में चलने वाली कहानियों की। क्या उसके पास कोई जादुई शक्ति थी जिससे उसने राजा निकोलस के बेटे की बीमारी ठीक कर दी थी? क्या रासपुतिन का रानी अलेक्जेंड्रा के साथ नाजायज संबंध था? और क्यों सोवियत रूस का एक धड़ा उसे किसी भी हाल में मार डालना चाहता था? यह कहानी शुरू होती है 21 जनवरी 1869 से। रूस के एक बेहद पिछड़े इलाके साइबेरिया के पोक्रोवस्कोए गांव में एक लड़के का जन्म हुआ। नाम रखा गया ग्रिगोरी। पिता येफिम रासपुतिन एक आम किसान थे। उनका पूरा जीवन खेतों में गुजरा था। परिवार में शिक्षा का कोई नामो निशान नहीं था। पुश्तैनी काम ही खेती था, तो बच्चे भी पढ़ाई नहीं करते थे। शुरू से ही खेती किसानी में लगा दिए जाते थे। रासपुतिन का भी यही भविष्य था। स्कूल जाने के बजाय वो पिता के साथ खेत जाया करता था, लेकिन सिर्फ पिता के डर से। उसकी खेत जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। 8 साल की उम्र में वो अपने चचेरे भाई दिमित्री के साथ नदी में नहा रहा था। पानी के तेज बहाव से अचानक दिमित्री डूबने लगा। रासपुतिन ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी पानी में खिंच गया। जैसे तैसे रासपुतिन की जान तो बच गई, लेकिन दिमित्री नहीं बच सका।
अपनी आंखों के सामने भाई को मरते देखना रासपुतिन के लिए एक सदमा बन गया। उसका पूरा हाव भाव बदल गया। हंसता खेलता बच्चा अब शांत और अलग थलग रहने लगा। रासपुतिन 8 साल की उम्र में घटी इस घटना से पूरी तरह अभी उभर भी नहीं पाया था कि एक और घटना घट गई। रासपुतिन 12 साल का हो चुका था। एक रोज उसे तेज बुखार हो गया। वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था। तभी उसके पिता के कुछ दोस्त घर आए। वो परेशान थे क्योंकि गांव के एक गरीब आदमी का घोड़ा चोरी हो गया था। बड़े लोगों की इस बातचीत के बीच रासपुतिन अचानक बिस्तर से उठा। उसने वहां मौजूद एक शख्स की तरफ इशारा किया और चिल्लाया, यही है वो जिसने घोड़ा चुराया है। पिता को लगा लड़का बुखार में बड़बड़ा रहा है, लेकिन शक होने पर जब उस आदमी का पीछा किया गया तो वो सच में उसी चोरी के घोड़े के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। गांव वालों को रासपुतिन का ये रवैया अजीब लगने लगा। उधर जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही रासपुतिन का स्वभाव थोड़ा और बदला। अपने पिता की तरह ही उसे भी शराब की लत लग गई। दिन भर खेत में काम करने के बाद वो शराब पीकर अपनी घोड़ा गाड़ी में गांव में बेकाबू होकर घूमता था। लोगों को गालियां बकता रहता था। घर वालों ने सोचा कि इस पर काबू पाने के लिए इसकी शादी करा देनी चाहिए। महज 18 साल की उम्र में रासपुतिन की शादी प्रस्कोवा नाम की लड़की से हुई, लेकिन शादी और परिवार की जिम्मेदारियां भी उसे सुधार नहीं पाई। शराब पीने के साथ साथ वो अब गांव की लड़कियों के साथ छेड़छाड़ भी करने लगा। लोग उसे चोर तक कहने लगे थे, क्योंकि गांव में जब भी कोई चोरी या तोड़फोड़ होती तो शक सीधा उसी पर जाता था। लेकिन कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब 1897 में गांव से 2 घोड़े चोरी हो गए। शक सीधा रासपुतिन और उसके दोस्तों पर गया। गांव वालों ने लगातार हो रही चोरियों से परेशान होकर तुरंत पंचायत बुलाई और रासपुतिन को हमेशा के लिए गांव से निकालने का फैसला किया। लेकिन यह फैसला रासपुतिन की जिंदगी बदलने वाला था। जोसेफ फरमन अपनी किताब रासपुतिन द अनटोल्ड स्टोरी में लिखते हैं, इस सजा से बचने के लिए रासपुतिन ने एक अनोखा दांव खेला। उसने गांव वालों के सामने प्रस्ताव रखा कि वो अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए 325 मील दूर सेंट निकोलस मोनेस्ट्री की तीर्थ यात्रा पर पैदल जाएगा। गांव वाले इसके लिए मान भी गए और इस तरह रासपुतिन एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा जो उसका जीवन बदलने वाली थी। लेकिन इस सफर में भी वो अपना शैतानी दिमाग चलाना नहीं भूला। सफर में भरोसा पाने के लिए वो लोगों को ये बताने लगा कि उसके सपनों में वर्जिन मैरी आती हैं और उसका मार्गदर्शन भी करती हैं। उसने लोगों से ये भी कहा कि वर्जिन मैरी के कहने पर उसने मांस और शराब पूरी तरह से छोड़ दी है। ये सब कहकर वो लोगों का दिल जीतने लगा और लोग भी उस पर भरोसा करने लगे। फिर साल 1902 में वो कजान पहुंचा। कजान आते आते वो लोगों की साइकोलॉजी को अच्छे से समझने लगा था। उसमें गजब का आत्मविश्वास था। वो लोगों की आंखों में सीधा देखकर बात करता और उनके मन की बात जानने का दावा करता। दावा किया जाता कि उसने कजान में एक बीमार औरत को अपने तरीके से यानी सिर्फ छूकर ठीक किया, जिसकी वजह से रासपुतिन की छवि एक स्तारेत्स यानी पवित्र व्यक्ति या गुरु की तरह बन रही थी। कजान के बिशप एंड्रू उससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रासपुतिन को सेंट पीटर्सबर्ग के चर्च लीडर से मिलने की सलाह दी। इसी वजह से 1903 में वो राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा। वहां बिशप सर्गेई और थियोफान नाम के प्रभावशाली लोगों से उसकी मुलाकात हुई, जो उसके इस देहाती लेकिन रहस्यमयी अंदाज से काफी इंप्रेस हुए। इन्हीं बिशप के जरिए रासपुतिन की पहुंच रूस के एलीट क्लास तक होने लगी। इसी दौरान उसकी मुलाकात मोंटेनेग्रो देश की 2 राजकुमारियों से भी हुई। ये बहनें रहस्यमयी और तांत्रिक विद्याओं में काफी दिलचस्पी रखती थी। इन्हीं के जरिए 1 नवंबर 1905 को रासपुतिन की एंट्री सीधे रूस के शाही महल में हुई। जिस दौर में रासपुतिन का उभार हो रहा था, उन दिनों रूस पर रोमनोव वंश का राज था। रोमनोव 1613 में पहली बार गद्दी पर बैठे थे। उन्होंने रूस को अराजकता से बाहर निकाला था और अपना साम्राज्य बढ़ाने में कामयाबी हासिल की थी। इसी वंश में पीटर द ग्रेट और कैथरीन द ग्रेट जैसे शख्स हुए। लेकिन 19वीं सदी के अंत तक कुर्सी पर उनकी पकड़ कमजोर होने लगी थी। 1881 में अलेक्जेंडर सेकंड की सरेआम हत्या कर दी गई। उनके बाद राजा बने अलेक्जेंडर थर्ड की किडनी की बीमारी से अचानक मौत हो गई। तब सत्ता निकोलस सेकंड के हाथ आई। निकोलस की शादी अलेक्जेंड्रा फियोडोरोवना से हुई।
वो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की पोती थी। मोंटेनेग्रो की दो राजकुमारियों ने रासपुतिन की मुलाकात इन्हीं रूस के सबसे ताकतवर इंसान जार निकोलस द्वितीय और उनकी पत्नी रानी एलेक्जेंड्रा से करवाई। आमतौर पर जार के सामने लोग सिर झुकाकर खौफ में खड़े रहते थे, लेकिन रासपुतिन का अंदाज एकदम बिंदास था। उसने जार और रानी को बापुष्का और मातुष्का यानी पिता और माता कहकर पुकारा। एक अनपढ़ किसान का यह बेखौफ और अपनापन भरा अंदाज जार को काफी पसंद आया। लेकिन शाही परिवार ने एक मामूली देहाती को इतनी तवज्जो क्यों दी, इसके पीछे भी एक कहानी थी। जैसा कि हमने पहले बताया, रानी एलेक्जेंड्रा ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की पोती थी। विक्टोरिया के परिवार में हीमोफीलिया का जीन था। हीमोफीलिया एक हेल्थ कंडीशन है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग में मुश्किल होती है। अगर शरीर के अंदर या बाहर हल्की सी भी ब्लीडिंग हुई तो उसको रोकना आसान नहीं होता। ज्यादा ब्लड निकलने से इंसान की मौत भी हो सकती है। एलेक्जेंड्रा को यह जीन अपनी मां से मिला था। उसकी पहली 4 बेटियों तक यह शांत रहा, लेकिन राजा अपना वंश चलाने के लिए बेटा चाहता था, जो कि हुआ साल 1904 में। उन्होंने बड़े प्यार से उसका नाम रखा एलेक्सी, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। एलेक्सी में हीमोफीलिया का असर दिखने लगा था। हल्की सी भी खरोंच लगने पर बेतहाशा खून निकलता था और बच्चे की जान पर बनाती थी। उस वक्त मेडिकल साइंस के पास इसका कोई इलाज नहीं था। यह देखकर निकोलस और एलेक्जेंड्रा हताश हो गए। वो हर तरफ हाथ पैर मारने लगे। अब वो सिर्फ किसी चमत्कार की उम्मीद ही कर रहे थे। ऐसे ही दिनों में उन्होंने रासपुतिन के बारे में सुना और उससे मिलने के लिए तैयार हो गए। एक रोज एलेक्सी को हल्की चोट लगी, लेकिन यह खतरनाक साबित हुई। एलेक्सी बेतहाशा रो रहा था। उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। राज परिवार को रासपुतिन के बारे में पता था। आनन फानन में रासपुतिन को बुलावा भेजा गया। रासपुतिन महल में आता है, एलेक्सी से मिलता है, उसके सर पर हाथ फेरता है। उसने एलेक्सी से खूब बातें भी की। इतिहासकार पियरे गिलार्ड लिखते हैं कि रासपुतिन ने निकोलस और एलेक्जेंड्रा को राजी कर लिया कि एलेक्सी को एस्प्रिन दवाई ना दी जाए, क्योंकि एस्प्रिन से खून पतला होता है और हीमोफीलिया में यह दवाई साइड इफेक्ट दिखाती है। एस्प्रिन रोकने की वजह से एलेक्सी का खून निकलना कम हो गया और दर्द भी खत्म हुआ। लेकिन उसके इस काम को चमत्कारिक ढंग से देखा गया, क्योंकि वो कोई दवाई दिए बगैर एलेक्सी को राहत दे रहा था। महल और महल के बाहर रासपुतिन को लेकर चर्चा शुरू हो गई कि रासपुतिन के पास चमत्कारिक शक्तियां हैं। निकोलस और एलेक्जेंड्रा ने भी मान लिया कि रासपुतिन को खुद ईश्वर ने उनके पास भेजा है और सिर्फ वही एलेक्सी को ठीक कर सकता है। क्योंकि एलेक्सी रोमनोव वंश का इकलौता वारिस था, इसलिए वो कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने अपने आप को रासपुतिन के आगे पूरी तरह समर्पित कर दिया। रासपुतिन को राजमहल का पूरा एक्सेस मिल चुका था। वो जब चाहे कहीं भी आ जा सकता था। उसने अपनी फैमिली को भी साइबेरिया से वहीं बुला लिया। कुछ देर के लिए ही सही, राजमहल के अंदर शांति आ गई थी। शाही परिवार का अंधा भरोसा जीतने के बाद रासपुतिन ने अपने अतीत के दाग मिटाने की सोची। उसने जार से खास इजाजत ली और अपना नाम बदलकर रासपुतिन नोवी यानी नया रासपुतिन रख लिया, ताकि लोग उसके पुराने चोर और झगड़ालू वाले किस्से भूल जाएं। लेकिन नाम बदलने से क्या रासपुतिन अंदर से बदल गया था? बिल्कुल नहीं। सेंट पीटर्सबर्ग में रासपुतिन के इर्द गिर्द हाई सोसाइटी और अमीर महिलाओं का एक पूरा ग्रुप बन गया था। ये औरतें उसकी इस कदर दीवानी थीं कि वो उसे नहलाती तक थीं, महंगे गिफ्ट्स देती थीं और उसकी हर बात आंख मूंद कर मानती थीं। ओल्गा लोख्तिना और अकीलिना लाप्तिनस्काया नाम की 2 महिलाएं तो उसकी सबसे बड़ी भक्त बन चुकी थी। रासपुतिन ने इन औरतों को कंट्रोल करने के लिए एक अजीब सी थ्योरी गढ़ी। वो उन्हें सिखाता था, बिना पाप किए माफी नहीं मिल सकती और बिना माफी के मुक्ति नहीं। इसी फिलॉसफी के नाम पर वो अक्सर इन औरतों के साथ सोता था। वो इसे पाप नहीं बल्कि मिलकर टेम्पटेशन का सामना करना कहता था। जाहिर है इस डार्क लाइफस्टाइल के चर्चे बाहर आने ही थे। उसकी एक शुरुआती भक्त ने उस पर रेप का इल्जाम लगाया। रासपुतिन ने उस औरत से कहा था कि इसमें कोई पाप नहीं है, वो तो बस पवित्र ट्रिनिटी का जश्न मना रहे हैं। बात सिर्फ बाहर तक नहीं रुकी, महल के अंदर तक पहुंच गई। बीमार राजकुमार एलेक्सी की नर्स ने भी रासपुतिन पर शाही महल के अंदर यौन हमले का गंभीर आरोप लगाया। लेकिन रानी रासपुतिन के फेवर में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने नर्स की बात पर यकीन करने के बजाय उसे ही नौकरी से निकाल दिया।
एक नन ने तो यहां तक खुलासा किया कि रासपुतिन उनके साथ नहाता था और ऑर्जी यानी सामूहिक यौन क्रिया करता था। इन सब के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। रासपुतिन के इस बढ़ते रुतबे से महल के कई लोग चिढ़ने लगे थे। महल में बने उसके दुश्मनों ने उसे फंसाने के लिए एक जाल बिछाया। उन्होंने रासपुतिन को वेश्याओं के साथ शराब पीते हुए फंसाया और उसकी नंगी तस्वीरें खींच ली। दुश्मनों को लगा कि अब इसका खेल खत्म, लेकिन रासपुतिन एक कदम आगे निकला। रासपुतिन खुद वो तस्वीरें लेकर सीधा जार के पास पहुंच गया और रोते हुए माफी मांग ली। जार ने भी उसे माफ कर दिया और सिर्फ दिखावे के लिए प्रायश्चित के तौर पर उसे यरूशलेम की तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। वेश्याएं अब रासपुतिन की लाइफस्टाइल का एक नॉर्मल हिस्सा बन चुकी थी। जोसेफ फरमन अपनी किताब में इस बारे में लिखते हैं, उस वक्त की पुलिस की रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो अक्सर रातों को सड़कों से वेश्याओं को पिक करता और उन्हें होटल ले जाता था। इसके पीछे एक अजीब सी कहानी ये भी मशहूर है कि कई बार वो वेश्याओं को सिर्फ कपड़े उतार कर खड़े होने को कहता था। वो उन्हें छूता तक नहीं था, बस देखता रहता था ताकि वो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना सीख सके। रासपुतिन की इन सब हरकतों से रूस के प्रधानमंत्री प्योत्र स्टोलिपिन बेहद परेशान थे। उन्हें साफ दिख रहा था कि ये आदमी एक नंबर का ठग है जो शाही परिवार को बर्बाद कर रहा है। स्टोलिपिन ने सख्त कदम उठाते हुए रासपुतिन को राजधानी से निकाल बाहर किया, लेकिन जार की मजबूरी देखिए। जब भी बेटे एलेक्सी की तबीयत बिगड़ती, उन्हें हारकर रासपुतिन को वापस बुलाना पड़ता। रासपुतिन समझ चुका था कि जब तक राजकुमार बीमार है, रूस की सत्ता की चाबी उसी की जेब में है। शाही परिवार का रासपुतिन पर भरोसा अब और बढ़ने वाला था। अक्टूबर 1912 में शाही परिवार पोलैंड के स्पाला में अपने शिकारगाह यानी हंटिंग लॉज में रुका हुआ था। वहां एक सवारी के दौरान राजकुमार एलेक्सी को चोट लग गई, जिससे भयानक इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई। जब वहां के डॉक्टर्स को दिखाया गया, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। रानी ने हार कर रासपुतिन को टेलीग्राम किया। रासपुतिन ने वहां से खत के जरिए रिप्लाई किया कि भगवान ने तुम्हारे आंसू देख लिए हैं, बच्चा नहीं मरेगा, डॉक्टर्स को उसे परेशान मत करने दो। इधर रानी ने तुरंत डॉक्टर्स का इलाज रुकवाया और इसके अगले ही दिन से एलेक्सी ठीक होने लगा। असल में यह कोई चमत्कार नहीं था। उस समय डॉक्टर्स खून को जमने से रोकने वाली दवा एस्पिरिन दे रहे थे, जो हीमोफीलिया में खतरनाक होती है। जब रासपुतिन के कहने पर इलाज रोका गया तो राजकुमार को आराम मिला और वो ठीक हो गया, लेकिन शाही परिवार ने इस घटना को रासपुतिन का किया चमत्कार मान लिया, जिससे रासपुतिन का रुतबा और बढ़ने लगा। लेकिन जिस तेजी से उसका रुतबा बढ़ रहा था, उसी तेजी से उसके दुश्मन भी पैदा हो रहे थे। बात इतनी बिगड़ गई कि उस पर जानलेवा हमला तक किया गया। बात जून 1914 की है। रासपुतिन अपने होम टाउन गया हुआ था। एक दिन घर के बाहर उसे एक भिखारिन जैसी दिखने वाली औरत मिली, जिसका नाम क्योनिवा गुसेवा था। जोसेफ फरमन अपनी किताब में इस बारे में लिखते हैं, इस महिला की नाक नहीं थी, महज एक छेद था। जैसे ही रासपुतिन उसे पैसे देने के लिए आगे बढ़ा, उस औरत ने अपनी शॉल में छुपाया हुआ एक बड़ा सा चाकू निकाला और सीधे रासपुतिन के पेट में घोंप दिया। वार इतना भयानक था कि उसकी आंतें तक बाहर आ गई। लेकिन वो रासपुतिन था, इतनी आसानी से कहां मरने वाला था। वो खून से लथपथ भागा, जमीन से एक डंडा उठाया और उस औरत के सर पर दे मारा। बाद में अस्पताल में उसकी एक बहुत बड़ी और भारी सर्जरी हुई और वो मौत के मुंह से वापस लौट आया। जिस वक्त रासपुतिन अस्पताल के बिस्तर पर अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा था, ठीक उसी वक्त दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। रासपुतिन इस युद्ध के सख्त खिलाफ था। उसे अच्छे से पता था कि रूस अंदर से खोखला है और युद्ध नहीं झेल पाएगा। उसने अस्पताल से ही जार को कई टेलीग्राम्स भेजे और चेतावनी दी कि अगर रूस इस युद्ध में कूदा तो पूरा राज परिवार और रूस दोनों तबाह हो जाएंगे। लेकिन इस बार जार ने उसकी एक नहीं सुनी और रूस को युद्ध की आग में झोंक दिया। एक साल के भीतर इसके अंजाम भी दिखने लगे। चीजों के दाम बढ़ रहे थे, राशन की कमी हो रही थी क्योंकि ज्यादातर सप्लाई सेना को भेजी जा रही थी। लोगों को इसमें भी रासपुतिन का हाथ लगा। इसलिए रूस को संकट से बचाने के लिए कई बार रासपुतिन को मारने की कोशिशें भी हुई, लेकिन वो हर बार बच निकला। इधर सेना के पास भी लड़ने के लिए गोलियां तक कम पड़ रही थी। युद्ध में रूस की हालत बहुत खराब होने लगी। उधर राजमहल से हर रोज अलग अलग कांड बाहर आ रहे थे।
खबरें आ रही थी कि रासपुतिन के रानी के साथ नाजायज संबंध है और उसने राजकुमारियों को भी नहीं छोड़ा है। निकोलस की चुप्पी इन खबरों को बढ़ावा दे रही थी। नतीजतन पूरे रूस में ज़ारशाही के खिलाफ गुस्सा चरम पर पहुंच गया। इधर लड़ाई में लाखों सैनिक मारे जा रहे थे। ऐसे में 1915 में ज़ार निकोलस ने एक बहुत बड़ी और भारी गलती कर दी। वो सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए खुद राजधानी छोड़कर वॉर के फ्रंट लाइन पर चला गया और पीछे से सरकार चलाने की पूरी पावर रानी अलेक्जेंड्रा के हाथों में सौंप दी। रानी अलेक्जेंड्रा तो वैसे ही रासपुतिन की अंधी भक्त थी। अब असल मायनों में रूस का बिना ताज वाला बादशाह रासपुतिन बन चुका था। उसने अपनी पावर का ऐसा गलत इस्तेमाल किया जिसने रूस की कमर तोड़ दी। रासपुतिन के एक इशारे पर रातों रात काबिल मंत्रियों को नौकरी से निकाला जाने लगा। जो आदमी रासपुतिन के तलवे चाटता उसे सीधे मंत्री बना दिया जाता। कोई अयोग्य है या बेवकूफ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। रूस के इतिहास में इस दौर को मिनिस्टीरियल लीप फ्रॉग कहा गया। सरकार पूरी तरह से एक मजाक बनकर रह गई थी। रासपुतिन का घमंड अब 7वें आसमान पर था। वो शाही महल के बाहर एक खौफनाक और डार्क लाइफ जी रहा था। उस पर काला जादू और तंत्र मंत्र करने के गंभीर आरोप लगने लगे थे। कहा जाता है कि वो खलिस्ती नाम के एक बैन हो चुके अंडरग्राउंड कल्ट का हिस्सा था, जहां लोग दर्द और अजीबोगरीब तांत्रिक डांस के जरिए भगवान को खुश करने का दावा करते थे। उसकी ये सारी हरकतें तब सारी हदों को पार कर गईं जब 1915 में वो मॉस्को के एक बहुत ही पॉश यार रेस्टोरेंट में गया। वो वहां बुरी तरह शराब के नशे में धुत था। नशे में चूर होकर उसने बीच रेस्टोरेंट में सबके सामने अपनी पैंट उतार दी और सरेआम रानी के साथ अपने फिजिकल रिलेशन होने की गंदी और अभद्र बातें करने लगा। उसने खुलेआम चिल्ला चिल्ला कर कहा कि वो जब चाहे रानी को अपने इशारों पर नचा सकता है। नशे में मशगूल ये तांत्रिक शायद भूल गया था कि उसने 10 साल पहले सबके सामने रानी को मां कहा था। इस घटना के बाद सड़कों पर उसके और रानी के अश्लील पर्चे बंटने लगे थे। सिनेमाघरों में उसके फर्जी वीडियो दिखाए जाने लगे। कार्टून्स में उसे एक पपेट मास्टर की तरह दिखाया जाता जो अपनी उंगलियों से जार और रानी को नचा रहा हो। लोगों के बीच ये बात बैठ गई थी कि रूस का असली राजा अब जार नहीं बल्कि रासपुतिन है। हर कोई यही मानता था कि ये डार्क फोर्स रूस को बर्बाद कर रही है। इधर रासपुतिन की हरकतें सारी हदें पार कर रही थी। उसको मारने की कोशिशें थमने का नाम नहीं ले रही थी। रासपुतिन को ऐसे में अपनी मौत का एहसास हो चुका था। यही कारण था कि उसने ज़ार निकोलस को एक खत लिखा जिसमें उसने साफ लिखा, अगर किसी आम किसान ने मुझे मारा तो आप राज करते रहेंगे, लेकिन अगर आपके परिवार के किसी सदस्य यानी शाही खून ने मेरी जान ली तो अगले 2 साल तक आपके परिवार का कोई भी सदस्य जिंदा नहीं बचेगा। यह कहकर रासपुतिन ने खुद को सेफ कर लिया। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है प्रिंस फेलिक्स यूसुपोव की। प्रिंस फेलिक्स कोई आम इंसान नहीं था। वो रूस के सबसे अमीर परिवार का इकलौता वारिस था। उसकी शादी खुद ज़ार निकोलस की भतीजी इरीना से हुई थी। लेकिन उसका लाइफस्टाइल बहुत अलग और रंगीन था। उसे लड़कियों के कपड़े पहनने और अजीबोगरीब शौक पालने की आदत थी। हालांकि एक बात साफ थी, फेलिक्स रासपुतिन से सख्त नफरत करता था। उसे लगता था कि रासपुतिन की वजह से ही रूस और शाही परिवार दोनों तबाह हो रहे हैं। फेलिक्स ने तय किया कि वो रासपुतिन को रास्ते से हटा देगा। उसने इस मर्डर में ज़ार के कजिन ग्रैंड ड्यूक दिमित्री पावलोविच, राजनीतिज्ञ व्लादिमीर पुरस्केविच, आर्मी अफसर सुखोतिन और एक डॉक्टर लेजोवर्ट को भी शामिल कर लिया और इन सब ने मिलकर बनाया एक प्लान। वो 16 दिसंबर 1916 की रात थी। प्लान के मुताबिक फेलिक्स ने रासपुतिन को अपनी खूबसूरत पत्नी इरीना से मिलवाने के बहाने मोइका पैलेस में आधी रात को रासपुतिन को बुलावा भेजा। असल में उस रात इरीना वहां थी ही नहीं। वो वहां से मीलों दूर क्रीमिया में मौजूद थी। प्लान में जानबूझकर रासपुतिन की कमजोरी यानी एक औरत को आगे किया गया। जोसेफ फरमेन अपनी किताब रासपुतिन द अनटोल्ड स्टोरी में लिखते हैं, पुलिस गार्ड आधी रात को रासपुतिन के अपार्टमेंट से चले गए क्योंकि रासपुतिन को सिर्फ दिन में पुलिस प्रोटेक्शन थी। रासपुतिन अब बिना पुलिस प्रोटेक्शन यूसुपोव के घर पहुंच गया। रासपुतिन उस रात हल्के नीले रंग का सिल्क का शर्ट, मखमल के ट्राउजर और लेदर के जूते पहनकर पैलेस पहुंचा।
उस रात यूसुपोव ये देखकर हैरान रह गया कि रासपुतिन में कितना बदलाव आ गया था। उसका चेहरा फूला हुआ था और वो ढीला ढाला और कमजोर लग रहा था। फेलिक्स उसे सीधे पैलेस के बेसमेंट में ले गया। इस कमरे की दीवारें इतनी मोटी थीं कि गोली की आवाज भी बाहर नहीं जा सकती थी। फर्श पर सफेद भालू की खाल का एक आलीशान गलीचा बिछा हुआ था। प्लान में शामिल डॉक्टर लेजोवर्ट ने पहले ही 6 छोटे क्रीम केक्स और वाइन के ग्लास में साइनाइड मिला दिया था, जो पल भर में किसी की भी जान ले सकता था। फेलिक्स ने ग्रामोफोन पर गाना चला दिया और कहा कि इरीना ऊपर मेहमानों के साथ है और जल्द ही नीचे आएगी। रासपुतिन ने पहले तो मीठा खाने से मना किया, लेकिन फिर उसने वो साइनाइड वाले केक्स खा लिए। इतना ही नहीं, उसने जहर वाली वाइन के ग्लास भी फटाक से गटक लिए। फेलिक्स की सांसें अटकी हुई थी। वो इंतजार कर रहा था कि रासपुतिन अब गिरेगा, अब गिरेगा। लेकिन रासपुतिन को कुछ नहीं हुआ। उल्टे वो फेलिक्स से और गाने सुनने की जिद करने लगा। सुबह 2:30 बजे के करीब घबराया हुआ फेलिक्स बहाना बनाकर ऊपर अपने साथियों के पास पहुंचा। सब हैरान थे कि इतना जहर खाने के बाद भी वो जिंदा कैसे है, और ये तय हुआ कि अब गोली मारी जाएगी। फेलिक्स ने दिमित्री से एक छोटी ब्राउनिंग रिवॉल्वर ली और वो वापस बेसमेंट में आ गया। रासपुतिन एक क्रिस्टल क्रिसफिक्स यानी ईसा मसीह के क्रॉक्स को बड़े ध्यान से देख रहा था। फेलिक्स ने उससे कहा, ग्रिगोरी एफिमोविच, अच्छा होगा अगर आप इस क्रॉस को देखकर प्रेयर कर लें। रासपुतिन कुछ समझ पाता इससे पहले ही फेलिक्स ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और सीधे रासपुतिन के सीने में गोली दाग दी। एक भयानक चीख के साथ रासपुतिन सफेद भालू के गलीचे पर जा गिरा। सबको लगा खेल खत्म हो गया है। फेलिक्स के साथी नीचे आए, कमरे की लाइट बंद की और सब लोग ऊपर चले गए। लेकिन फेलिक्स का मन बेचैन था। वो बॉडी को दोबारा देखने के लिए नीचे आया और उसने रासपुतिन के कंधे को पकड़कर हिलाया, और तभी वो हुआ जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। रासपुतिन की दोनों आंखें अचानक खुल गई। वो आंखें किसी सांप की तरह हरी और खौफनाक लग रही थी। उसके मुंह से झाग निकल रही थी। वो एक जंगली जानवर की तरह गुर्राया और उसने झटपट फेलिक्स का कंधा पकड़ लिया। ये झटका इतना तेज था कि फेलिक्स के कपड़ों पर लगा बिल्ला तक फट गया। फेलिक्स चीखता हुआ ऊपर की तरफ भागा। रासपुतिन अब तक बेसमेंट का दरवाजा खोलकर बर्फ से ढके आंगन में आ चुका था। वो गेट की तरफ भागते हुए चिल्ला रहा था, फेलिक्स, फेलिक्स, मैं रानी को सब कुछ बता दूंगा। ऐसे में पुरुषकेविच अपनी पिस्टल लेकर पीछे पीछे भागा। उसने 2 गोलियां दागी, लेकिन दोनों मिस हो गई। तभी पुरुषकेविच ने करीब जाकर एक जोर की किक रासपुतिन के सर पर मारी, और इस बार रासपुतिन सच में नहीं उठा। कातिलों ने रासपुतिन की लाश को एक नीले रंग के पर्दे में लपेटा और रस्सी से बांध दिया। वो लाश को एक कार में डालकर ग्रेट पेत्रोवस्की ब्रिज पर ले गए और वहां जमी हुई लिटिल नेवा नदी की बर्फ के एक सुराख में उसे फेंक दिया। लेकिन जल्दबाजी में वो लाश के साथ वजन और जंजीरें बांधना भूल गए। रासपुतिन का एक जूता भी उसी ब्रिज पर छूट गया। 3 दिन बाद कुछ मछुआरों को नदी में बर्फ के नीचे से रासपुतिन की लाश मिली। जब रासपुतिन की लाश बर्फ से निकाली गई तो उसका चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ था। उसकी दाईं आंख बाहर आ चुकी थी और शरीर पर खौफनाक चोट के निशान थे, यानी उसे भयानक टॉर्चर कर मारा गया था। लाश मिलने के साथ अफवाह उड़ी कि जब उसे पानी में फेंका गया तब वो जिंदा था और उसने अपने हाथ से क्रॉस का निशान भी बनाया था। लेकिन ये सब सिर्फ अफवाहें थी। डॉक्टर कोसोरोतोव की ऑटोप्सी रिपोर्ट ने साफ कर दिया था कि रासपुतिन के फेफड़ों में पानी नहीं था, बल्कि सर में लगी गोली से उनकी तुरंत मौत हो चुकी थी। लेकिन रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि रासपुतिन के पेट और खून में साइनाइड का एक भी कतरा नहीं मिला था। इधर राजा और रानी उसकी मौत से काफी नाराज थे। उन्हें हथियारों के बारे में पता चल चुका था। वो यूसुपोव को सजा देना चाहते थे, लेकिन राज परिवार में ज्यादातर लोग रासपुतिन के जाने से खुश थे, इसलिए किसी को कोई कड़ी सजा नहीं मिली। मास्टरमाइंड प्रिंस यूसुपोव को हाउस अरेस्ट में रखा गया। फरवरी 1917 में हुई क्रांति के बाद वो निर्वासन में चला गया। उसने बाकी की जिंदगी पेरिस में गुजारी। यूसुफ के साथ इस मर्डर में शामिल ग्रैंड ड्यूक दिमित्री पावलोविच भी निर्वासन में रहे। पावलोविच जार निकोलस का चचेरा भाई था। साजिश में शामिल तीसरा बड़ा किरदार व्लादिमीर पुरुषकेविच था। उसको जंग में लड़ने भेजा गया। बाद में 1920 में बीमारी से उसकी मौत हो गई। रासपुतिन ने एक दफा जार को कहा था, जब तक मैं जिंदा हूं राज परिवार खड़ा रहेगा, मेरे मरते ही साम्राज्य का पतन हो जाएगा।
अंत में उसकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। रासपुतिन की मौत के महज 2 महीने बाद व्लादिमीर लेनिन के बोल्शेविकों ने राजा को गद्दी से उतार दिया और पूरे राज परिवार को नजरबंद करवा दिया। जुलाई 1918 में जार निकोलस और उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। इसके साथ ही 304 बरस पुराने रोमनोव वंश का अंत हो गया। रासपुतिन की बात करें तो फेलिक्स और उसके साथियों ने दावा किया था कि उन्होंने रासपुतिन को मारा है, लेकिन उस वक्त कई कॉन्स्पिरेसीज चली जो इशारा करती हैं कि मास्टरमाइंड कोई और था, और इसका शक जा रहा था ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस पर, क्योंकि उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। कहा गया कि अंग्रेजों को पक्की भनक लग चुकी थी कि रासपुतिन जार और रानी पर दबाव डाल रहा है कि वो जर्मनी के साथ एक सीक्रेट शांति समझौता कर ले और युद्ध से पीछे हट जाए। अगर रूस पीछे हटता तो जर्मनी अपनी सारी फौज ब्रिटेन के खिलाफ लगा देता और ब्रिटेन ये युद्ध हार जाता। तो रासपुतिन को रास्ते से हटाना ब्रिटेन की मजबूरी बन चुकी थी। इस साजिश को हवा दी रासपुतिन के पोस्टमार्टम की तस्वीरों ने। रासपुतिन को कुछ 3 गोलियां लगी थी, एक सीने में, एक पीठ में और तीसरी बिल्कुल बीच माथे पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से। माथे पर लगी ये फाइनल गोली ना तो फेलिक्स की गन से मेल खाती थी और ना ही पुरिशकेविच की गन से। ये गोली एक वेबली .455 रिवॉल्वर से चली थी, जो उस जमाने में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स इस्तेमाल करते थे। हालांकि ये सब बस कॉन्स्पिरेसीज थ्योरी है। सच तो यह था कि फेलिक्स और उसके साथियों ने रासपुतिन की जान लेने की बात कबूल की थी। रासपुतिन की मौत और रोमनोव साम्राज्य का अंत तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, लेकिन इस पूरी खौफनाक कहानी में एक किरदार ऐसा भी था जो बच निकला। वो थी रासपुतिन की बेटी मारिया। जब रूस में क्रांति की आग भड़की तो मारिया किसी तरह वहां से जान बचाकर पहले पेरिस और फिर अमेरिका पहुंच गई। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि दुनिया के सबसे ताकतवर और रहस्यमयी तांत्रिक की बेटी ने अपनी जिंदगी चलाने के लिए क्या काम चुना। पेरिस में उसने एक कैबरे डांसर का काम किया और बाद में अमेरिका में वो एक सर्कस में शेरों को ट्रेनिंग देने वाली रिंग मास्टर बन गई। जो आदमी रूस के शाही दरबार और बड़े बड़े राजाओं को अपने इशारों पर नचाता था, उसकी बेटी अब अमेरिका में पिंजरे के अंदर जंगली शेरों को कंट्रोल कर रही थी। मारिया ने अपनी पूरी जिंदगी अपने पिता पर लगे दाग धोने में लगा दी और 1977 में अपनी मौत तक वो यही दावा करती रही कि दुनिया ने उसके पिता को कभी समझा ही नहीं। इतिहास के इस सबसे डार्क अध्याय का ये एक ऐसा अजीब अंत था जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। तो ये थी रासपुतिन की पूरी कहानी, जिसे किस्सा के इस एपिसोड के लिए लिखा था मेरे साथी रोहित घोरपड़े और आकाश ने। इस किस्सा को कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी अयान ने, और इस पूरे वीडियो को बनाने में मेरे कई साथियों का योगदान रहता है, तो उनके नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस्सा के अगले एपिसोड में आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं ये भी बताइएगा, और ये वाली कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए और देखते रहिए खबरगांव। मैं हूं भूपेंद्र सोनी, शुक्रिया।